जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अब हम अपने आई कैप के क्वेश्चन बैंक को लेकर चलेंगे जी, और उसको देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से सवाल हैं और आई कैप किस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा होता है। तो आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है, जो मेन काम हम करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है जी, आई कैप के क्वेश्चन बैंक को अब हम थोड़ा सा डिटेल में चल के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें और सारा काम आप उसके मुताबिक आगे लेकर चल सकें। इसके लिए आपको मालूम है, हम डेली आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो आपके पास आपका कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप अपने कैलकुलेटर के साथ हमारे साथ क्लास लें और आप साथ साथ अपनी कैलकुलेशन करें, साथ साथ अपनी वर्किंग करें, ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को अरेंज किया जा सके। तो जी आगाज़ करते हैं जी, आई कैप क्वेश्चन बैंक का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी, जैसे हमने पढ़ाते हुए आपसे कहा कि छोटी से छोटी चीज़ आई कैप के एग्ज़ाम में आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कोई बड़ी मुश्किल सी बात होगी। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन इसी तरह ही होते हैं कि बिल्कुल छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ लिया करता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ऑर्डर ऑफ √3 + 2 √5 + 7 इज। नीचे ये ऑप्शन हैं, ज़रा ये ऐसे स्टाइल देने के लिए इसको ऐसे बना दिया, ऑप्शन A, B, C, D। नाउ यहाँ जो बात डिस्कस हो रही है, जो बात लर्न करने की ज़रूरत है वो क्या है। हम जब मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स को लिखते हैं, आपको पता है मैट्रिक में ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक। एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स लिखते हुए बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो ये एक ही एलिमेंट चलता है, कंटिन्यू रहता है एलिमेंट। यानी अगर मैं कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख रहा हूं, 5 + 4 + 6 और यहां मैंने 7 लिखा हुआ, यहां मैंने 9 लिखा हुआ, ये कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास। तो एक्चुअली ये भी एक ही एंट्री है। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ था असल में, 15, 7, 9 इज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी ये जब तक प्लस माइनस चल रहा है ये एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ इस वक्त, ऑर्डर आपको पता है, याद है हमें, क्या पहले लिखते हैं, R × C या M × N भी लिखते हैं आमतौर में। R कितनी है, 1 2 3 3/1। सो यहां यही था कि इस प्लस को हमने नहीं, ये 1 1, ओके। तो ऑर्डर इज ऑप्शन ए, वो कह रहा है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, नहीं कॉलम 2 नहीं है, 2/1 1/1 1/2। सो आपके ध्यान में क्या ऑप्शन आ रही है जी, ये ऑप्शन बी 1/2/1, बिकॉज ये एक आंसर आ गया, रो 1 रो 2 2 और ये एक ही कॉलम है 2/1, ठीक है ना। सो द ऑर्डर इज 2/1, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/1। तो छोटी से छोटी चीज जो है वो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके आई कैप का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, जो चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं ये। हाँ, हमने एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी है, उसके अंदर डिटेल आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के नाम आ रहे हैं। 5007 इज अ मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक, नन ऑफ दीज। अब आपको मालूम है जब हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, बाज मर्तबा क्या होता है, एक मैट्रिक्स कि हम कोई एक टाइप पढ़ते हैं, फिर उसमें सब टाइप आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन पढ़ी। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे ध्यान में थी 2/2,
3/3, 4/4, 5/5. These are all square matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है. फिर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने कुछ और चीजें देखनी शुरू की. यूनिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारा 1 आ रहा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डिफरेंट. अब जैसे यहां देखिए, ये क्या है, एक इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ और एडिशनल क्या है कि इसका ये जो डायगोनल है ये नॉन जीरो है. तो इसको आमतौर पर हम क्या बोलते थे, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे, स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है ना, स्केलर बोलते थे ना जिसमें डायगोनल जो है वो अदर देन 1 हो. तो यहां स्केलर की ऑप्शन नजर नहीं आ रही है. ठीक है ना, यहां स्केलर की ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रही है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स. 5007 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, इसी तरह और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी. क्वेश्चन नंबर 3, हम बार बार आपको जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, बार बार ये बात कह रहे थे कि जब कोई मैट्रिक्स हमारे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उसमें हम इसको एड्रेस कैसे करते हैं, मैट्रिक के एलिमेंट को हम एब्रीविएट कैसे करते हैं, ये हमने देखा था. इसको क्या लिखूंगा, 1 1 1 2 2 1 2 2. वो कह रहा है इसका एलिमेंट देखा, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. इसका मतलब है बी का जिक्र हो रहा है. द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज बी. सो बी कहां आ रहा है, सी पर आ रहा है. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन कहलाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फिर आगे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास. और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम थोड़ा देखें, गौर करें, तवज्जो करें, ये वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे के सारे जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी. ठीक है ना, जो हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अ नल मैट्रिक इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक. अ नल मैट्रिक इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक. वो कह रहा है नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा. नहीं, नल मैट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, रिकॉल कीजिए. नल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हैं इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स. स्क्वायर होना हमने उसमें शर्त नहीं लगाई थी, कंडीशन नहीं लगाई थी. इट मस्ट ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक. इट मे बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक, इट मे बी ऑफ एनी ऑर्डर, एनी साइज. इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है. फिलहाल तो पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं, फिर इस नॉलेज को थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद यही है कि जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो अपने नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करें और डेप्थ में चले जाएं. ऑप्शन डी क्या गई, वो कहते हैं नॉट नेसेसरली, ऑलवेज, नो, नन ऑफ दीज. ठीक है ना, पहले तो हमें देखना है यहां जरा आई कैप के इसको ठीक भी करना है. आई कैप ने आपको जो ऑप्शन दी हुई है वो ऑलवेज की दी हुई है. अ नल मैट्रिक इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स.
नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ऑलवेज ऐसा नहीं है। ये स्केयर भी हो सकता है, नॉन स्केयर भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली इज द राइट ऑप्शन, सो ए इज द राइट ऑप्शन। आपके आंसर में बी लिखा हुआ, मैंने दानिस्ता यहां बी लिखा ताकि मुझे ठीक करवाना आपको याद रहे। आप इस ऑप्शन को ए कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। नल मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें थोड़ा सा नल मैट्रिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा नल मैट्रिक को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नल मैट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, नल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? और होता ये क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। इट इज डिनोटेड बाय ओ से हम इसको एब्रीविएट करते हैं, ओ लिख देते हैं, बाद दफा खाली ओ भी लिख देते हैं, बाद दफा ऑर्डर अगर साथ लिखना हो ओ एम इंटू एन। ये देखिए ओ एम इंटू एन इज अ नल मैट्रिक्स, एम इंटू एन। ओके, नल मैट्रिक्स की हम कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए नल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स विल प्रोड्यूस नल मैट्रिक्स। वो कह रहा है अगर हम कोई मैट्रिक्स लें ऑफ एनी मैट्रिक्स, यानी पहला मैट्रिक्स कौन सा होगा, एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करें विद नल मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स। यानी ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी करेंगे तो आंसर ओ आ जाएगा। बात फॉलो करके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स with null matrix will produce null matrix। क्लियर हो गई बात? एक्चुअली दो मैट्रिक्स आप पढ़े ना, एक नल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, एक यूनिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। नल मैट्रिक्स हमारे मैट्रिक्स की दुनिया का जीरो है, मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस के शोबे में मैट्रिसेस की दुनिया का 1 है मैथमेटिकली। जैसे आप देखिए, अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक मैं यहां लिखता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, वही हुआ। क्लियर हो गई बात? तो नल मैट्रिक्स असल में क्या है, मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। नल मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी नल होना जरूरी नहीं, इसको मैं मैट्रिक्स ए बोलता हूं, विद नल मैट्रिक्स, इसको मैं बी बोलता हूं। एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम साइज। जाहिर एडिशन तो जब ही होगी ना, अगर सेम नहीं होगा फिर तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगी। प्रोड्यूस द मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर हम नल मैट्रिक्स में ये मेरा कोई मैट्रिक्स ए है, ए प्लस ओ मीन्स नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैंने मैथमेटिकली कहा आपको 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। दोबारा देखिए, एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स प्रोड्यूस द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके,
सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, फ्रॉम अ नल मैट्रिक्स, प्रोड्यूस द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। यानी क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, पहले नल मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक फ्रॉम, इसका मतलब है मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूं, नल मैट्रिक्स को कैसे एब्रीवेट कर रहे हैं हम, ओ से, ओ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक होगी ना बात, क्योंकि ओ में से ए माइनस कर रहे हैं हम, और अगर ए में से ओ माइनस करते, ए माइनस ओ करते, तो फिर आंसर ए ही आ जाता। नीचे मैंने लिखा भी है इस बात को, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नल मैट्रिक्स फ्रॉम ए मैट्रिक प्रोड्यूस द मैट्रिक इटसेल्फ। बात क्लियर हुई? ओके मैंने मल्टीप्लिकेशन को यहां दोबारा लिखा है, जरा इन सारी बातों को मैं यहां आपको क्लियर करके लिखवाता हूं। देखिए जरा, ये क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें तो वापस मैट्रिक्स ही आ जाएगा, किसी मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स माइनस करें तो वापस मैट्रिक्स ही आ जाएगा, किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, किसी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को ही माइनस करें, यानी एक मैट्रिक्स को अपने अंदर से ही माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और एक फिफ्थ वन भी मैं यहां लिख देता हूं आपको, मैंने उधर बोली थी, अगर नल मैट्रिक्स में से किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी बातें, ये जीरो के लिए आप सब कुछ ऐसे ही कर रहे थे, आम जनरल मैथमेटिक्स में जीरो नंबर के लिए आपके ध्यान में बिल्कुल यही सारी बातें थी। मसलन देखिए, मैं यहां इसको मैथमेटिकली लिख देता हूं सारी बातों को, किसी डिजिट में जीरो ऐड करें तो डिजिट ही वापस आ जाती है, किसी डिजिट से जीरो माइनस करें तो डिजिट ही वापस आ जाती है, किसी डिजिट से डिजिट ही माइनस करें तो जीरो आ जाता है, किसी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है, जीरो में से किसी डिजिट को माइनस करें तो माइनस डिजिट आ जाती है। ये सारी बातें जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्लास 4 के बच्चे को भी इस जीरो की प्रॉपर्टीज के लिए सब कुछ ऑलरेडी आता है। इसीलिए मैंने आपसे एक बात कही, एक डायलॉग बोला कि नल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। नल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। वही सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, 100% वही आ रही है, ठीक है ना। तो अब जरा हम वापस जाते हैं, हमने अपने नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, थोड़ा सा ऊपर लेकर आए। तो हमारे पास सवाल तो ये था, अभी तो ये था, कोई ये दूसरे भी सारे बन सकते थे। अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने कहा नॉट नेसेसरली, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। इफ ए इज इक्वल टू दिस 2a + 3b इज इक्वल टू दिस। आपको याद है, अभी हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि मिसिंग मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने डिटेल से पढ़ा था। ये उसका
पहला पोर्शन है, ये उसका आसान वाला पोर्शन है। क्या गिवन है आपको, ये क्या है, इफ ए, ये एक मैट्रिक्स है ना, ए इज अ मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है जी, -5 2। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो क्या ऑर्डर लिखूं इसका, 1/2, 1 रो 2 कॉलम। फिर उसने हमें एक और बात बता दी, उसने कहा 2a + 3b इज इक्वल टू -7 4। हम यहां a पुट कर देते हैं, 2 × -5 2 + 3b इज इक्वल टू -7 4, -10 4 + 3b इज इक्वल टू -7 4। अब ये मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो गया। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो जनरल मैथमेटिक्स की तरह क्या कर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू, अब ये माइनस ये, यानी चले मैं पहले ऐसे लिखता हूं, -7 4 -10 4। सो 3b इज इक्वल टू -7 + 10 4 -4, सो इट इज 3b। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 0। क्लियर हो गई बात। सिंपल वही प्रोसेस है जो मिसिंग मैट्रिक्स में हम कर रहे थे, उसका एक आसान वर्जन है, छोटा सा वर्जन है। याद करें जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने दो बातें पढ़ी थी। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम किसी मैट्रिक को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। होल मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। और अगर डिवाइड कर रहे हो तो होल मैट्रिक्स विल बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर। तो यही हुआ, 3 जो है वो इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड, होल मैट्रिक्स इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो जी इसका हमारे पास आ गया। सो आंसर इज 1 0 इज द आंसर। तो ऑप्शन देखिए जी, कौन सी ऑप्शन बनी फिर हमारे पास, ऑप्शन को देखिए कौन सी ऑप्शन आ गई। ऑप्शन ए थी 1 0 0 -1 दिस, तो क्या ऑप्शन आ गई जी हमारे पास, वही ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, 1 0। ये उस लिखा हुआ आपको नजर भी आ रहा। क्लियर हो गई बात जी। हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग मैट्रिक्स, उस वाले लेक्चर को रिवाइज करें। हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखी थी, एडिशन भी देखी थी, सारी चीजें उसके अंदर हम डिटेल में देख रहे थे उस वक्त। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब हमने मिसिंग चीजें कैलकुलेट करना सीखी थी तो हमने देखा था कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा था मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन हो तो कोई हम एक मिसिंग चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट बराह रास्त बताया जा सकता है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है। इनडायरेक्टली बताया गया, एग्जामिनर ने क्या किया, इनडायरेक्टली, द वैल्यू ऑफ ए इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक इज 0। इसका मतलब है कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गए, उसी कैटेगरी में फॉल कर गए जहां डिटर्मिनेंट गिवन है। नाउ इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, -4a + 12
इज इक्वल टू 0। ये माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डिटर्मिनेंट यहां हमने पुट कर दिया सिंगुलर होने की वजह से। सो -4a इज इक्वल टू -12, सो a इज इक्वल टू 3। ठीक होगी ना बात? नाउ अब हमें देखना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए 3 आंसर है, बी -1/3 है, सी -1/3 है, माइनस है। अच्छा, एक आई कैप का एक अच्छा क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है कि कोई बच्चा छोटी सी गलती करे, केयरलेस मिस्टेक करे, थोड़ा तवज्जो नहीं कर रहा बच्चा, मसलन फर्ज करें ऑप्शन ए होती 3, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जो कॉमन मिस्टेक है ना, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो इन ऑप्शंस के अंदर मौजूद होनी चाहिए, वरना तो मुझे अपनी सेल्फ करेक्शन का मौका मिल गया एग्जाम में। आपको समझाने के लिए कहता हूं, फर्ज कर लें हमारे ए का आंसर यहां किसी तरह आ जाता, हम ऐसी गलती करते कि 5 आंसर आ जाता, तो हमें फौरन से अपनी सेल्फ करेक्शन का मौका मिल गया कि 5 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है कहीं मुझसे गलती हो गई। एग्जाम में बैठ के मुझे चांस मिल गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहां क्या हुआ, एक बच्चे ने क्या किया, थोड़ा केयरलेस हुआ, उसने कहा जी 4a -12 ऐसे लिख दिया, गलती से उसने ऐसे लिख दिया। अब जब उसने सॉल्व किया, ये इक्वल टू 12 हुआ, उसका -3 आ गया। बच्चा बड़ा मुतमईन हुआ, ओके मेरी ऑप्शन ठीक हो गई है, उसने इसको डी के साथ टैली कर दिया। सेल्फ करेक्शन का मौका एग्जाम में नहीं मिला, नहीं मिलना चाहिए। तो जो ऐसी कॉमन मिस्टेक है ना, उस क्वेश्चन की जो कॉमन मिस्टेक है, और आमतौर पर एक अच्छे क्वेश्चन में वो उसके अंदर ही शामिल होती हैं, तो आपको केयरफुल होना है कि जो अगर मेरा आंसर मैच कर गया तो इसका मतलब नहीं है कि ओके डन बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं, अभी भी केयरफुल होइए, क्योंकि जो कॉमन मिस्टेक है वो एग्जामिनर ने बीच में इनकॉर्पोरेट की हुई है। किसी बच्चे ने इस नेगेटिव साइन को इग्नोर किया तो क्या हुआ, जो आंसर आ रहा है -3, तो फिर वो ऑप्शन डी कैलकुलेट करके आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके, सो हमारे इस केस में जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन आ गई हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए जब हमने अच्छा जरा फिर तवज्जो कीजिए, हमने मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट की हैं। मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, हमने क्या क्या चीजें कैलकुलेट की हैं। नंबर 1, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है। नंबर 2, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। और नंबर 2, हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में ही चलें, माइनर कैलकुलेट किया था, कोफैक्टर कैलकुलेट किया था, इनवर्स कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब आंसर जरूरी नहीं है, एग्जामिनर उस वक्त भी हम जब आपको सिखा रहे थे तो आपको बतला रहे थे कि जरूरी नहीं कि एग्जामिनर ये सारा कुछ आपसे एक ही दफा में पूछेगा, वो छोटी छोटी पीसीज में भी सवाल पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में द कोफैक्टर। अब आपको पता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को हमने उस वक्त कहा था, आमतौर पर कैपिटल ए से एब्रीवेट कर देते हैं हम एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को। अच्छा, स्मॉल ए से भी एब्रीवेट कर देते हैं अगर उसके नीचे एड्रेस लिखा हो। द कोफैक्टर 2, 3 ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर बताना है, किस एड्रेस का, इस एड्रेस का। एक हो सकता था वो कहता कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम इस पूरे का कोफैक्टर निकालते, लेकिन यहां उसने मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर नहीं पूछा, बल्कि क्या किया आपसे, क्या किया जी, एक स्पेसिफिक एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा है। अब सबसे पहले हमने पढ़ना सीखना ये एलिमेंट कौन सा था, सेकंड रो का, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब है -9 का कोफैक्टर पूछा जा रहा है। अब आपको कोफैक्टर निकालने का तरीका पता है, कॉमन रो
कॉमन कॉलम कैंसिल, 5 3s are -15 माइनस माइनस +8, तो आंसर क्या आ गया? -7। लेकिन ये क्या आया है? ये तो माइनर आया है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, 2 + 3 मीन्स 5, 5 मीन्स ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स साइन चेंज, ये माइनस आया। लेकिन आपको याद करना चाहिए, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इस बात को हमने कई एंगल से देखा हुआ है। वैसे भी देखिए, ये 9 कहां लिखा हुआ था? डायमंड पोजीशन पर, वो पोजीशन जिसके माइनर का साइन चेंज होगा। तो माइनर अगर -7 था तो साइन चेंज होके 7 आ गया। ऐसे भी आप समझ सकते थे इस बात को। ठीक होगी बात? तो पूरे मैट्रिक्स का भी एग्जामिनर आपसे माइनर कैलकुलेट करवा सकता है, पूरे मैट्रिक्स का भी माइनर कैलकुलेट हो सकता है, मैट्रिक्स में से किसी एक एलिमेंट का भी माइनर कैलकुलेट हो सकता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? अगर हम ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए कहें, व्हाट इज द माइनर ऑफ -8, तो क्या करूं? कॉमन रो कॉमन कॉलम कैंसिल, 5 + 12, ऐसे ही है, क्योंकि ये माइनस होना था ना। असल में हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, याद है? रेजिडुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, रेजिडुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये रेजिडुअल मैट्रिक्स था 5 और ये प्लस हो गया 12, तो क्या आ गया जी? 17। ये क्या निकला? माइनर। अब अगर कोफैक्टर निकालना है तो दो वही एड्रेस से भी देख सकते हैं और पोजीशन से भी देख सकते हैं। ये 9 किस पोजीशन पे पड़ा है? जिसका साइन चेंज नहीं होता, सो कोफैक्टर भी 7 ही है। और अगर आप ना ऐसे आपको समझ आए तो -1 रेज़ टू पावर, इसका एड्रेस क्या है? 3/3, 3 + 3, इवन नंबर। इवन मीन्स साइन चेंज नहीं होगा, 17। तो ये वही है, हमने उस वक्त काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, कोई आपके लिए नई बात यकीनन नहीं है। बार बार इन सारी बातों को सॉल्व करके जो कॉन्फिडेंस आपने लेना है, जो कॉन्फिडेंस आप गेन करना है आपने, वो यही देखना कि यार ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो क्या मैं इसको सॉल्व कर लूंगा? तो आपका आंसर आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ओके जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जी। सो द ऑप्शन बी इसकी ऑप्शन आ रही थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब बिल्कुल आसान, कैलकुलेटर आपके पास है, एग्जाम में ये कैलकुलेटर ले जाना हमें अलाउड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0? वो कहता है ये जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से किसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट लेकर, सादा आसान तरीका, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से लेकर देखें, इसका लेकर देखें, इसका लेकर देखें, इसका लेकर देखें। फिर हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई हैं, कब कब डिटर्मिनेंट 0 होता है, कब कब डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, उसको भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? उसकी मदद से भी ये सॉल्व हो सकता था। अच्छा जी, सो बी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ऑप्शन क्या है? वो कहता है जी इस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर ये है,
ए इनवर्स ये है, ए का डिटर्मिनेंट ये। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला काम करना चाहिए अपना कैलकुलेटर पकड़ के इस मैट्रिक्स को हमें अपने कैलकुलेटर में सेव कर लेना चाहिए। अगर आप अपने कैलकुलेटर में पहले से मैट्रिक्स के मोड में नहीं है तो मोड में जाकर 6 को प्रेस कर लें, इसका नाम मैट्रिक्स ए है। 1 को प्रेस कर लें, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका मतलब है 2 को प्रेस कर, नहीं 2/2 कौन सी ऑप्शन है, 5 को प्रेस कर दें। आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गया, उसमें एंट्री करते हैं -2 इक्वल 3 इक्वल -2 इक्वल 4 इक्वल। एसी का बटन प्रेस किया तो मैट्रिक्स ए मेरे पास सेव हो गया। क्लियर होगी बात। हम कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कैसे सॉल्व करना था इसको। अब देखिए जी, मैंने शिफ्ट 4 किया, ऑप्शन ए वो कह रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, या ए की पावर रेस टू पावर 2 से भी निकाल सकते हैं हम। ए मल्टीप्लाइड बाय ए से करते हैं पहले, तो लिखिए जी ए लिखिए, मीन्स 3 प्रेस किया, साथ साथ करते जाइए मेरे। आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4, फिर दोबारा लिखिए ए मीन्स 3। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए, सॉरी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कीजिए, ये ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर आया मेरे पास -2 6 -4 10, ठीक है, यानी यही स्क्वायर आ गया जो वो कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। आई कैप में बात दफा जरा सा आप केयरलेस क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका गलत हो जाएगा। वो कह रहा है इफ ए इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमने गलत वाली बतानी है, ये तो ट्रू हो गई है। ऑप्शन ए इज ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स। वो कहता है इसका स्क्वायर ये है, इट्स अ करेक्ट थिंग। ओके, ऑप्शन बी क्या है, इसका इनवर्स ही है। इनवर्स निकालना आता है आपको? अच्छा देखिए, अब कुछ लिखा हुआ है ना, भले इसको एसी प्रेस ना करें, आप दोबारा आइए या एसी का बटन प्रेस भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए मीन्स 3 रेस टू पावर -1, वो मॉड के नीचे वाला बटन, मॉड से नीचे वाला बटन, रेस टू पावर -1 इक्वल का बटन प्रेस कीजिए। अब मैंने सारा कुछ कैलकुलेटर की मदद से कर दिया। तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, जहां कर्सर है वहां मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, शायद आपसे पढ़ा जा रहा हो। कैलकुलेटर ने मुझे कैसे फैसिलिटेट किया, मेरे लिए नीचे ऑन के बटन से ऊपर देखिए -2 लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, ताकि पता चले जहां कर्सर है 1 पर वो -2 है, और फिर 1.5 लिखा हुआ है। 1.5 को अगर आप कर्सर वहां लाएंगे तो नीचे आपको 3/2 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। -1 और 1, इसका मतलब है ए का इनवर्स भी यही है, ए का इनवर्स भी यही है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसने तो कहा कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं। शिफ्ट 4 डिटर्मिनेंट के लिए पहले डिटर्मिनेंट का बटन 7 लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट आगे कर्सर, यानी कैलकुलेटर आपसे कह रहा है भाई किसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट। हमने उसको फिर शिफ्ट 4 करके बतलाया, 3 प्रेस किया तो ब्रैकेट लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, डिटर्मिनेंट ब्रैकेट मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो -2 आ गया, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट भी यही है। ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। इसका मतलब है रॉन्ग क्या है, नन ऑफ दीज। डी इज द ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्लियर होगी बात? ओके, so correct option is D, none of these. Question number 9.
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सादा, बिल्कुल सादा सवाल। ये जब हम मल्टीप्लीकेशन के रूल्स पढ़ रहे थे वहां इस किस्म की चीज देख रहे थे। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक ए इज m इंटू पी एंड ऑर्डर ऑफ b इज p इंटू n, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। ये उस वक्त हम पढ़ रहे थे, इस बात को सीख रहे थे कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन का जब पढ़ रहे थे कि पहला मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए बी कह दें या उसको सी कह दें, वो कहता है इसका ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का ऑर्डर है 3/4। ये दो चीजें सेम होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये सेम नहीं है फिर तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक, इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है 2/4, इन दो से पता चल रहा है। क्लियर हो गई बात। इस मैट्रिक का ऑर्डर था 5/7, दूसरे का था 7/3, ये सेम है। रिजल्टेंट का क्या ऑर्डर होगा 5/3। अब उसने हमें कैसे कहा, उसने कहा जी पहले का ऑर्डर है m इंटू पी, m इंटू पी, और दूसरे का क्या है p इंटू n, ये सेम हो गया तो रिजल्टेंट का क्या होगा m इंटू n, m इंटू n। बात समझ आई, m इंटू n। So right option is m into n is C. So C is the right option. ऐसे हम इंशाल्लाह वन बाय वन पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे जो हम पढ़कर आ रहे हैं उसी के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसी तरह इन चीज़ों को हम लेकर चल रहे होंगे। इसलिए रोज़ाना का काम रोज़ाना कीजिए। हम बार बार, हम क्योंकि नया नया अभी आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, हम रोज़ाना आपको बताते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा IQ लेवल रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा कोई और चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कंसिस्टेंसी, रोज़ाना, डेली, रूटीन। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। कोई दुनिया की ताकत आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकती। आई होप कि आप ये क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी जो कुछ अभी तक हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ पेंडिंग है, तो हम डिस्कशन फोरम जो है जहां से आप बैठकर लेक्चर्स देख रहे हैं वहां भी डिस्कशन फोरम ओपन कर रहे हैं अब इंशाअल्लाह ताला। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप मेरे पास हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी फॉर्मेलिटी में ना पढ़िए, दो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से याद कर रहे हैं वहां पर। नंबर 1, इस ग्रुप का सोल पर्पस टीचर के साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन है। कोई रिलीजियस, कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल पोस्ट आपने इस ग्रुप में नहीं करनी, अदरवाइज आपको हम इस ग्रुप से वॉर्न करने के बाद अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो इस ग्रुप से आउट कर देंगे।